आज बात करते हैं एक ऐसे दिन की जब भारत एक साथ दो मोर्चों पर लड़ रहा था। एक तरफ देश के अंदर एक भयानक कुदरती आफत और दूसरी तरफ बाहर से एक सुपर पावर का जबरदस्त दबाव। तो चलिए आज संकट, संघर्ष और एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा की इस कहानी को समझते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 1900। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पंजाब के उन गांवों की संख्या है जो उस वक्त भयानक बाढ़ की चपेट में थे। और ये तो सिर्फ एक राज्य का हाल था। क्योंकि ये संकट किसी एक शहर या राज्य तक ही सीमित नहीं था। नहीं, ये एक राष्ट्रीय आपदा बन चुका था जिसका असर पूरे देश में महसूस किया जा रहा था। मतलब तबाही का आलम कुछ ऐसा था कि पंजाब में 43 लोगों की जान जा चुकी थी और 1900 गांव पानी में डूब गए थे। यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली के बड़े बड़े बाजार तक पानी में थे। राजस्थान के अजमेर में 1000 घर डूब गए थे और यूपी में यमुना का पानी रिहायशी कॉलोनियों में घुस चुका था। अब जब हालात इतने बिगड़ जाएं तो जाहिर है सरकार का पूरा ध्यान इसी पर था। मामला इतना गंभीर हो चुका था कि प्रधानमंत्री मोदी खुद हवाई सर्वे के लिए जाने वाले थे ताकि हालात का जायजा लिया जा सके। तो एक तरफ तो देश के अंदर ये सब चल रहा था, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू बाहर भी था। भारत बाहर एक और बहुत बड़ी चुनौती से जूझ रहा था और वो थी अमेरिका के साथ बढ़ता हुआ तनाव। और अमेरिका का रवैया वो एकदम साफ और आक्रामक था। प्रेसिडेंट ट्रंप के एक मंत्री ने तो सीधे सीधे कह दिया, भारत माफी मांगेगा और समझौता करेगा। मतलब साफ था, अमेरिका दबाव बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो ये दबाव सिर्फ बातों का नहीं था। अमेरिका ने टैरिफ वॉर को खत्म करने के लिए 3 बहुत ही सख्त शर्तें रखी थीं। पहली, भारत ब्रिक्स देशों के ग्रुप से बाहर निकल जाए। दूसरी, भारत रूस से तेल खरीदना बिल्कुल बंद कर दे। और तीसरी, भारत बिना किसी सवाल के हर मुद्दे पर अमेरिका का साथ दे। लेकिन यहां कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ तो अमेरिकी मंत्री भारत से माफी मांगने और अपनी पूरी विदेश नीति बदलने को कह रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कह रहे थे, पीएम मोदी से मेरी दोस्ती हमेशा रहेगी, चिंता की कोई बात नहीं। इन मिले जुले सिग्नल से कंफ्यूजन और बढ़ रहा था। और इस पूरे तनाव को और बढ़ाने के लिए अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जो सिंबॉलिक तो था पर एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा था। उसने अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी रक्षा विभाग का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर यानी युद्ध विभाग कर दिया। यह दुनिया को बताने का एक तरीका था कि उसका रवैया अब और आक्रामक हो रहा है। तो सवाल यह है कि इतने बड़े बाहरी दबाव के सामने भारत ने किया क्या? क्या वो झुक गया? चलिए अब कहानी के इसी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि भारत का जवाब क्या था। भारत का जवाब एकदम सीधा और दो टूक था। अमेरिका की एक सबसे बड़ी मांग पर भारत ने साफ कर दिया, हम रूस से तेल खरीदते रहेंगे। ये अपनी आजाद विदेश नीति और आर्थिक फैसलों का एक बहुत ही मजबूत ऐलान था। तो भारत की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी, 2 मोर्चों पर। एक तरफ दुनिया के सामने अमेरिकी शर्तों को सीधे सीधे खारिज कर दिया और दूसरी तरफ देश के अंदर अमेरिकी टैरिफ से जिन इंडस्ट्रीज को नुकसान हो रहा था, उनके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक रिलीफ पैकेज का भी ऐलान कर दिया। लेकिन ये समझना जरूरी है कि भारत का ये जवाब सिर्फ उस दिन की प्रतिक्रिया नहीं थी। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन था, एक लंबी सोच थी। चलिए अब उस बड़ी तस्वीर को समझते हैं। और यहीं से हमें वो बड़ी तस्वीर दिखनी शुरू होती है। ये जो भी फैसले लिए जा रहे थे, ये सिर्फ रिएक्शन नहीं थे, बल्कि ये भारत को एक मिलिट्री और नॉलेज सुपर पावर बनाने की एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी का हिस्सा थे। मतलब आज की मुश्किलों को सुलझाओ, लेकिन साथ साथ भविष्य की नींव भी रखो। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, एक पूरा 15 साल का खाका तैयार था। इसमें 2200 नए जमाने के टैंक खरीदने थे, 6 लाख आर्टिलरी के गोले जमा करने थे और नेवी के लिए एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाना था। मतलब सोच एकदम साफ थी। जमीन, समंदर और आसमान, तीनों जगह अपनी ताकत को एक साथ बढ़ाना। और इन सब के सेंटर में थी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, जैसे एआई वाले हथियार और एडवांस्ड रडार सिस्टम। तो फिर सवाल उठता है कि अचानक इतनी बड़ी तैयारी की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब मिलता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के एक बयान से, जिसमें उन्होंने चीन के साथ बॉर्डर विवाद को देश के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बताया था। तो इस तैयारी को उसी नजरिए से देखा जा रहा था। लेकिन भारत की कहानी सिर्फ फौजी ताकत की नहीं थी। इसके साथ ही एक और सपना देखा जा रहा था और वो था ज्ञान महाशक्ति बनने का।
मतलब एक ऐसा देश बनना जो पढ़ाई, नई खोज और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होकर दुनिया को रास्ता दिखाए। और इस ज्ञान महाशक्ति के सपने के 3 बड़े पिलर थे: लड़कियों की शिक्षा, स्मार्ट टीचर्स और सबसे जरूरी टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता, जिसका एक छोटा सा उदाहरण हमें स्टारलिंक के ट्रायल में देखने को मिलता है। और देखिए, तकनीकी आज़ादी की तरफ तो कदम भी बढ़ा दिए गए थे, जैसे कि स्टारलिंक के पूरे देश में ट्रायल शुरू होने वाले थे। ये हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट भारत के दूर दराज के इलाकों तक को दुनिया से जोड़ने की ताकत रखता था। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई देश एक ही वक्त पर अंदरूनी संकट और बाहरी दबाव दोनों का सामना कर रहा हो, तो वो अपने आज को बचाने और अपने कल के सपनों को पूरा करने के बीच बैलेंस कैसे बनाता है? ये सवाल ही उस एक दिन की पूरी कहानी का निचोड़ है।